हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हरियाणा में आपने बेहतर प्रदर्शन किया चुनाव में, जम्मू कश्मीर में भी अच्छे आपने सीटें निकाली। किस रूप में आप देख रहे हैं और किसकी इसको आप उपलब्धि भी मानते हैं, इतनी बड़ी संख्या में सीटें लेकर आना? नहीं, देखिए, हरियाणा की उपलब्धि बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जम्मू कश्मीर में वर्षों के बाद लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए और जो बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हुए। एक लोकतंत्र के लिए एक बड़ा उदाहरण और बड़ी उपलब्धि ये जम्मू कश्मीर का चुनाव है। हरियाणा में जो चुनाव हुआ, 10 वर्षों में जो काम हरियाणा की सरकार ने किए, चाहे खट्टर जी ने किए, मैक्सिमम पीरियड तो खट्टर जी का रहा, कार्य तो उन्हीं के हैं क्योंकि सैनी जी को तो बहुत कम समय मिला है काम करने का। और प्रधानमंत्री जी की पूरी पारदर्शिता के साथ और एक जो उनका विजन है राज्यों को लेकर, केंद्र को लेकर, ये उसकी एक बड़ी फतह है। ये जो किसान थे, उन्होंने किसान आंदोलन की आड़ में उनके साथ क्या खेल हो रहा है उसको किसानों ने समझा है और इसलिए उन्होंने किसानों की सच्ची हितैषी और जो पूरे समाज की चिंता करती है, सभी वर्गों की चिंता करती है, ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया और रिकॉर्ड तोड़ बहुमत वहाँ पर दिया है। मैं हरियाणा की जनता को बहुत बधाई देता हूँ। सर, एक नैरेटिव भी सेट किया गया था कांग्रेस के द्वारा कि किसानों के साथ बीजेपी ने सही नहीं किया, लेकिन फिर भी बढ़ चढ़ कर के पार्टी को सपोर्ट किया उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में। अब देखिए, जिस पार्टी के नेता को ये पता ही नहीं कि जलेबी कहाँ बनती है, चीनी खेत में होती है कि फैक्ट्री में होती है, तो जिसको ये पता ही नहीं है तो आखिर कितने दिन तक तुम झूठे बातें कह करके और पब्लिक को बरगला सकते हो। ज़्यादा दिन तक आप किसी को धोखा देकर नहीं रख सकते हो। पब्लिक समझती है और हरियाणा की जनता ने, हरियाणा की मतदाताओं ने इन सब बातों को समझा है और वो किसी के छलावे में नहीं आए। जी सर, जैसे कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के जब रुझान आए तो उसमें लग रहा था कि बीजेपी आगे जाएगी, लेकिन फिर कुछ सीटों पर पीछे रह गई। इसका क्या कारण आप मान रहे हैं? ये देखिए, जम्मू कश्मीर में तो जम्मू और कश्मीर दो वैली हैं, दो क्षेत्र हैं। बड़ा वहाँ पर एक तरह से भौगोलिक दृष्टि से बड़ा डिवीज़न है और उसी तरह की वहाँ की जो डेमोग्राफी है और वहाँ की जो डेमोग्राफी है वो कश्मीर वैली की विशेष करके वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। वो कई बार जो बाह्य शक्तियाँ हैं वो उनको बरगलाने का काम करती है, उनको हैंडल करने का काम करती है, ऐसा वहाँ पर महसूस किया गया है। अभी हमको उनका प्रयास करेंगे कि आगे चल करके उनके मन का भ्रम दूर किया जाए और कश्मीर वैली के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ें। कांग्रेस ने या फिर चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इन्होंने वहाँ की जनता को एक बार फिर बरगलाया है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में उनकी समझ में ज़रूर आएगा कि उनकी सच्चा हितैषी कौन कश्मीर वैली का है, कश्मीर घाटी का है, ये वो समझ सकेंगे और हम उनको समझाने का प्रयास करेंगे। सर, धारा 370 और 35 से हटाने का फ़ायदा मिला है बीजेपी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कोई राजनीतिक एजेंडे के लिए उस काम को नहीं किया, वो एक देश के हित में किया गया कदम है। वो चाहे 35SC हो या फिर 370 हो, वो देश के हित के लिए और कश्मीर का जो समाज है जिसको राष्ट्र की मुख्य धारा से काटने का हमेशा प्रयास हुआ, उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है जिसके आने वाले भविष्य में परिणाम होंगे। सर, क्योंकि अब उपचुनाव केदारनाथ सीट पर भी है, हालांकि कांग्रेस इसको लेकर के कई बार यात्रा भी कर चुकी है और अब पर्यवेक्षक भी तैयार कर दिए हैं। किस रूप में भी आप देख रहे हैं और क्या लगता है सर, क्योंकि एक बड़ा जो प्यार है वो प्रधानमंत्री का रहता है केदारनाथ के प्रति? देखिए, कांग्रेस क्या कर रही है हमको उससे कोई लेना देना नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी का संगठन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये वहाँ के आम आदमी के हित में काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन हर गांव, हर मोहल्ला और हर बूथ तक काम कर रहा है। जनता की जो समस्याएं हैं और सरकार के बीच में सेतु का काम कर रहा है। वहाँ की समस्याओं का निदान अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। लोगों ने केदारनाथ की आपदा के समय देखा है कि किसने वहाँ पर बेहतर काम किया है। उस समय सरकार यहाँ पर कांग्रेस की थी, लेकिन क्या हालत हो गई थी केदार वैली की। आज केदार वैली को पुनर्स्थापित करने का काम जो किया गया है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में किया गया है, उनके आशीर्वाद से किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री रहते हुए कई बार केदारनाथ में आ चुके हैं। किस रूप में भी आप देख रहे हैं, क्योंकि आपदा के बाद जो निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं उस पर भी कांग्रेस सवाल उठा रही है कि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करा दिए। इसको आप किस रूप में देखते हैं सर? नहीं, देखिए, कांग्रेस तो मुझे लगता है ऐसा चाहती है कि केदारनाथ जैसा भुतवा जैसा हो जाए। भाई वहाँ पर पहले भी लोग रह रहे हैं, हमारा पंडा समाज वहाँ रहता है, कुछ लोग वहाँ पर जो कारोबारी हैं वो वहाँ पर रहते हैं, कुछ हमारे जो अतिथि आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं वो लोग वहाँ पर टेम्पररी वो लोग वहाँ पर रहते हैं। कोई 1 रात रहता है, कोई 2 रात रहता है। उन सब के लिए सुविधाएं प्रदान कर रही है सरकार। और मैं समझता हूँ कि जो बात कांग्रेस के लोग कह रहे हैं वो सरासर गलत है। क्योंकि सर विकास कार्य तो होने नहीं, देखिए, वहाँ पर यात्री आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं जो वहाँ पर आना चाहते हैं, श्रद्धा का केंद्र है, तो सरकार का दायित्व है कि उनके लिए एक सुरक्षित जगह उनके लिए बनाई जाए ताकि वहाँ पर लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और स्थानीय लोगों को उसका लाभ मिले। लेकिन सर समय समय पर ये सोना चोरी के आरोप लगते रहते हैं, लगाए जाते हैं। क्या मानते हैं आप भी इनके पीछे की वजह? नहीं, देखिए, अगर ये सच है तो सरकार ने उसमें जांच कराई है, और अगर असत्य है तो इससे हमारे जो धार्मिक स्थान है उन पर कहीं ना कहीं चोट पहुंचती है। और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि वहाँ पर इस तरह की अनर्गल बातें ना हों जिससे किसी की भावनाएं आहत हों, किसी को कष्ट हो। ये काम, इस तरह के आरोप लगाना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। राजनीति करनी है तो तमाम मुद्दे हैं, उन पर आप बात कीजिए, बहस कीजिए, उस पर आरोप लगाइए, लेकिन धर्म स्थानों पर इस तरह का काम करना मैं समझता हूँ कि उसको हमको राजनीतिक स्तर पर बचाना चाहिए। सर क्योंकि भू कानून भी एक विषय है, ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि भू कानून को लेकर के आएंगे। क्या मान रहे हैं सर, आपकी नज़रों में किस तरह का भू कानून होना भी चाहिए उत्तराखंड के लिहाज से? ऐसा भू कानून होना चाहिए कि जो राज्य के कोने कोने तक विकास पहुंच सके। यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो विशेषताएं हैं वो कायम रहे और हम दूरस्थ क्षेत्र तक स्थानीय लोगों को रोज़गार दे सकें। सर पलायन एक बड़ा विषय है और ऐसे में क्योंकि रोजगार के अवसर भी उत्तराखंड में कम रहते हैं, क्या करना चाहिए सर राज्य सरकार को? नहीं, देखिए, पलायन कोई नई बात नहीं है और उसके लिए हमने एक पलायन आयोग बनाया था। उन्होंने कुछ सिफारिशें की थी और सीधी सीधी चीज़ है कि हमको गाँवों में विकास की इकाइयाँ खड़ी करनी पड़ेंगी। स्थानीय आधार पर लोगों को कैसे रोज़गार मिल सकता है, कैसे स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकती है और उनको कैसे हम अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, इन 3 चीज़ों पर अगर हम फोकस करेंगे तो लोगों को शौक़ नहीं है घर से बाहर जाने का। तो मैं समझता हूँ कि हमको इन 3-4 चीज़ों पर अगर हम फोकस किया तो पलायन की गति को हम कुछ सीमा तक कम कर सकते हैं। सर कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं, महिला अपराध बढ़े हैं, उत्तराखंड भी पहाड़ी राज्यों में शीर्ष पर है। कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। किस रूप में सर आप देख रहे हैं, क्या करने की ज़रूरत है सर? नहीं, देखिए, कानून व्यवस्था का काम ये किसी भी सरकार की सदैव प्राथमिकता होती है, क्योंकि अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं है तो वहाँ पर हम विकास की परिकल्पना कैसे कर सकते हैं। और इसलिए विकास अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए कानून व्यवस्था का दुरुस्त रहना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमारी पुलिस को बहुत अधिक अलर्ट रहने की ज़रूरत है। पुलिस को
अपना काम कैसे वो बेहतर कर सकते हैं, उस पर फोकस करना चाहिए। जी सर, अमित शाह जी भी आ रहे हैं, किस तरह की चीज़ें आप देख रहे हैं? अब देखो, मेरे पास कोई अधिकृत जानकारी नहीं है, हम उनका स्वागत करते हैं और उनके आने से उत्तराखंड को ज़रूर फ़ायदा होगा। और जो आपने सवाल उठाया है कानून व्यवस्था का, निश्चित रूप से अमित शाह जी एक सख्त प्रशासक भी हैं, तो निश्चित रूप से जब वो यहाँ पर आ रहे हैं तो उसका फ़ायदा यहाँ के लोगों को होगा। यहाँ की जो सरकार है उसका भी मार्गदर्शन होगा, और जो विशेषकर उनके पास जो विभाग हैं, आपदा से संबंधित विभाग हैं, और जो कानून व्यवस्था से जुड़े हुए सवाल हैं, बॉर्डर की सुरक्षा है, आंतरिक सुरक्षा है, उसका फ़ायदा हमको होगा। सर, राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं उत्तराखंड में, काफ़ी बड़ी संख्या में युवा जुड़ते भी हैं। आपकी भी प्राथमिकता हमेशा रही है कि युवा बढ़ चढ़कर खेलों में आगे आएँ। आप खुद भी बैडमिंटन प्लेयर हैं सर, किस रूप में आप देखते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा है। खेलों का आयोजन बहुत लंबे समय से प्रतीक्षित था। पहले कोविड के कारण तमाम गतिविधियां रुक गई थी, उसके बाद अन्य राज्यों का एक क्रम बना हुआ था। तो अब यहाँ पर 2024 में हमारे खेल हो रहे हैं, तो मैं अपने सरकार को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। तमाम उन खिलाड़ियों को भी आप अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ कि वो यहाँ पर देश के लिए खेलें और देश की जो एकता है उसमें अपनी भूमिका निभाएं। सर, अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा कि सदस्यता अभियान लगातार जारी है, किस रूप में आप देख भी रहे हैं और बीजेपी से कितनी बड़ी संख्या में अब लोग जुड़ भी रहे हैं? नहीं नहीं, बहुत अच्छी संख्या में जुड़ रहे हैं लोग, और मैं समझता हूँ कि पिछली बार जिस तरह से सदस्यता यहाँ पर थी, उससे भी बड़ी संख्या में या बेहतर जो सदस्यता है हमारी, वो हो रही है। अभी मेरी कल परसों अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि 18 लाख सदस्य अब तक बन चुके हैं, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को आप सुन रहे थे, जो कि देश और प्रदेश के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। रावत जी, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में इलेक्शन के नतीजे आए हैं, किस रूप में आप उनको देख भी रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर में भारत जीता है, वो अकेले लोकतंत्र की जीत नहीं है, वो भारत की जीत है। और एनसी का जीतना जो है उस परंपरा की जीत है जिस परंपरा ने कश्मीर का उत्तर भारत में जो विलय करवाया उस समय राज्य के रूप में, अलग राजशाही के रूप में, उस परंपरा की जीत है। तो एनसी के नेतृत्व में अच्छी सरकार बने, एक विकास मूलक सरकार बने, रोजगार मूलक सरकार बने, इसकी हम कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार इसको चुनावी जीत हार के रूप में लेकर के भारत की जीत के रूप में लेगी, और जो भी सरकार वहाँ बने उसको पूरा सहयोग देगी। और कांग्रेस पार्टी जिस रूप में भी होगी, गठबंधन के साथी की मंत्रिमंडल में होगी या बाहर होगी, हम पूरा साथ देंगे। सर, हरियाणा में क्या कुछ चूक रह गई आप लोगों की? हरियाणा में हमारी सामाजिक एकता हारी, अकेले कांग्रेस नहीं हारी। हमारी जिस तरीके से समाज को, विशेष तौर पर हिंदू समाज को जातियों और वर्गों के आधार पर बांट करके सत्तारूढ़ दल राजनीति कर रहा है, वो बहुत चिंताजनक स्थिति है। और यदि यही हालत रहा तो हिंदू समाज को ये पूरी तरीके से बांट देंगे। हिंदू एक बड़ा समाज है भारत का जो है, जब उस समाज में इस तरीके के विखंडन होंगे तो फिर वो देश के लिए लॉन्ग रन में बड़ा नुकसानदायक होगा। हिंदू को भाषा के आधार पर बांटो, क्षेत्रीयता के नाम पर बांटो, जातीयता के नाम पर बांटो, खान पान के नाम पर बांटो, ये बहुत बहुत चिंताजनक स्थिति है। और भाजपा ये खेल कर रही है, और भाजपा का ये खेल हरियाणा में जीता है। जी, लेकिन अब सर उपचुनाव भी होने हैं, केदारनाथ सीट पर पर्यवेक्षक भी तैनात कर दिए गए, लगातार आप आरोप भी लगा रहे हैं सोना चोरी के, और यात्रा भी आपने कर दी। किस रूप में आप देख रहे हैं, कितने तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। हमारे अध्यक्ष जी बिल्कुल नहा धो करके
काम कर रहे हैं वहाँ, और कांग्रेस लगातार जुटी पड़ी है। गणेश गोदियाल जी उसी क्षेत्र में जुटे पड़े हैं, हमारे भूतपूर्व विधायक वहाँ से जो हैं वो वहाँ निरंतर काम कर रहे हैं, और लोग सब जुटे पड़े हैं, काम हो रहा है। और पहले प्रतिष्ठा यात्रा में हम लोग भी गए थे। जी सर, निकाय चुनाव का भी आप देख ही रहे हैं, लगातार टलते हुए नज़र आ रहे हैं, कार्यकाल लगातार बढ़ाए जा रहे हैं परिवार समिति के। डरी हुई सरकार है ये, इन्होंने विधानसभा का बड़ा ज़बरदस्त अवमूल्यन किया है। अरे विपक्ष मांग करता है इस तरीके की कमेटी बनाने की, सत्तारूढ़ दल थोड़ी करता है। इन्होंने इस तरीके की कमेटी बना करके निकाय चुनाव टालने का षड्यंत्र किया है, और इसका खामियाजा आने वाले दिनों में राज्य को भुगतना पड़ेगा। जी हाँ, सर, ये केवल चुनाव ही नहीं टल रहे, एक गलत रास्ता बन रहा है राज्य के अंदर, ये मेरी चिंता का विषय है। जी सर, कानून व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में है। पहले महिला अपराध लगातार बढ़ रहे थे, उत्तराखंड पहाड़ी राज्यों में नंबर 1 पर पहुंच गया था, और अब तो कैदियों वाली बात भी आ रही है कि कैदी 500 कैदी ऐसे थे जिनको पैरोल पर छोड़ा गया, अभी तक नहीं लौटे हैं 3 साल पहले। दूसरी बात यह कि हरिद्वार से ही मामला सामने आ रहा है, जहाँ पर 2 कैदी रातों रात भाग गए। हम तो बेटियों के साथ जो बलात्कार के मामले आ रहे थे, सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले आ रहे थे, उसी से बहुत शर्मिंदा थे। और ये जो घटना हुई है, चाहे वो हरिद्वार की जेल से भागने की घटना हुई हो, या कोरोना काल के जिन लोगों को पैरोल पे भेजा था उनके वापस ना आने की घटना हो, या कोई और घटना हो, तो इससे हमारी पुलिसिंग पर बड़ा गंभीर प्रश्न खड़ा हो गया है, और ये चिंताजनक बात है। मैं समझता हूँ धामी जी को इसका ज़बरदस्त प्रतिकार करना चाहिए। जी सर, भू कानून को लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि कब एक अच्छा भू कानून राज्य में आएगा, किस रूप में आप भी देखते हैं, आप क्या चाहते हैं, किस तरह का भू कानून होना माननीय चाहिए? मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है, अब वो धरती पर उतरे, और ये जो धरती पर उतरता है तो बहुत सीमा तक, वैसे भू कानून के भूमि सुधार के 4 पहलू हैं, उनमें से केवल एक पहलू है ये कानून बनाना जो है। लेकिन बनाए तो सही, करें तो सही, क्योंकि ज़मीन बचेगी तभी तो उत्तराखंड और उत्तराखंडियत बचेगी, तो बचाने के लिए कदम उठाएं। इन्होंने 2018 में एक गंभीर पाप कर दिया, भाजपा ने जो है, उस पाप को जितनी जल्दी ये कुछ धोएंगे धामी जी, तो भाजपा के साथ, और तो ये न्याय करेंगे ही नहीं करेंगे, उत्तराखंड के साथ न्याय करेंगे। जी सर, उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं, किस रूप में आप देख भी रहे हैं, क्योंकि इस तरह के जब आयोजन होते हैं तो बड़ी देर कर दी मेहरबां, करते करते आते आते 2018 में होने थे, पूरी तैयारी हमने, सारे स्टेडियम हमारे ही बनाए तो हैं, कुछ जोड़ा है इन्होंने उसके बाद, बताओ ना, कोई पेविलियन, कोई स्टेडियम, कोई जगह जोड़ी हो। बल्कि अल्मोड़ा में जो हम बैडमिंटन कोर्ट्स इत्यादि बना रहे थे ताकि बैडमिंटन के खेल वहाँ हों, और कुश्ती का जो है कुश्ती और उसका खेल पिथौरागढ़ में हो, और दौड़ कुछ जो है रियासी हमारे पौड़ी में उच्च जो हमने हाई एल्टीट्यूड वाला स्टेडियम बनाया है उसमें हो। तो इन्होंने उस कामों को भी खड्डे में डाल दिया। अब कह रहे हैं जो भी करें तो सही राष्ट्रीय खेल, लेकिन हमारे लोग कितने तैयार हैं, हमारे राज्य के खिलाड़ी, इस पर निर्भर करेगा। खेल तो होंगे लेकिन मेडल कितने मिल पाएंगे, यह हम सबकी उत्सुकता और चिंता का विषय दोनों। सर, अल्मोड़ा का आपने जिक्र किया, अल्मोड़ा और देहरादून के बीच में हाल ही सेवा इन लोगों ने शुरू कराई थी, लेकिन उसमें भी देखा गया कि एक ही यात्री आया मात्र अल्मोड़ा से देहरादून, और उसके बाद से कल कुछ भी नहीं हुआ। ये शुरुआत में इस तरीके की चीज़ें आएंगी, और ये देखो जब धीरे धीरे पॉपुलराइज होती हैं चीज़ें, समय लगता है। और इसकी वजह से सरकार की आलोचना यदि कोई कर रहा है मैं गलत है। और कई जगह तो हो सकता है कि हमको हेलीकॉप्टर 2-1 बार 2-3 बार यूं ही भी भेजना पड़े ताकि लोगों को पॉपुलराइज हो, लोगों को मालूम हो। लेकिन हेलीकॉप्टर के साथ साथ दूसरी सुविधाएं वहाँ से मिलें, टैक्सी आदि की जो सुविधाएँ, उसके विषय में भी कुछ कदम उठाने चाहिए। लिंक फैसिलिटीज़ को भी जनरेट करना चाहिए। जी सर, अमित शाह आ रहे हैं उत्तराखंड में, किस रूप में आप देख भी रहे हैं, क्या कहेंगे सर? गृहमंत्री जी आ रहे हैं, अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ की सरकार के कान ऐंठेंगे ये जेल से कैदियों के भागने, और ये कोरोना वाला बड़ा मामला है। और मुझे ये भी उम्मीद है उनसे, जो हमारी बेटियों के साथ, दलित बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले हुए, हत्या के मामले हुए हैं, उनमें पूछेंगे।
अल्पसंख्यकों की गोकशी के नाम पर एक नौजवान की, होनहार नौजवान की जिस तरीके से हत्या हुई है, उस पर भी सवाल पूछेंगे। उम्मीद है हमको। अच्छी बात है गृह मंत्री जी आ रहे हैं। सर एक सवाल मेरा ये है, जैसे कि डीएम आदेश जारी करते हैं और डीएम कहते हैं कि अब 6 प्रमुख जगह पर आप रैली नहीं कर सकेंगे, प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये तो हर चौराहे पर जाम लगा हुआ है। जाम का वो कहते हैं कि जाम को लेकर ऐसे आदेश जारी किए। देखिए, डीएम चिंतित तो है ना, और इन चीज़ों के लिए कंसेंसस बनानी पड़ेगी और कुछ शुरुआत तो करनी पड़ेगी। हाँ, कुछ शुरुआत करनी पड़ेगी, नहीं तो देहरादून हमने पौना मार दिया 75%। ये जो 25% बचा है, यदि इसको बचाना है तो उसमें कम से कम ट्रैफिक वाली समस्या यदि सुलझ जाएगी तो 10-15% देहरादूनियत बच जाएगी। नहीं तो इन्होंने तो हमारे देहरादून को क्या कर दिया। मैं तो बहुत दुखी हूँ। सर अंतिम सवाल बस मेरा ये है कि लगातार ये भी देखा स्वास्थ्य सेवाओं पर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं, डेंगू के केस लगातार बढ़ रहे हैं। सफाई नहीं हो रही है, फॉगिंग नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कॉरपोरेशन भी सोया पड़ा है और सरकार भी सोया पड़ी है, और धन सिंह जी जो है फुद्दू दुनिया भर में जा रहे हैं। अच्छी बात है, हमारे शिक्षा मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री बहुत सक्रिय हैं, मगर ये भी तो देखें, ये डेंगू इत्यादि। अब हम जैसे बुड्ढों को यदि डेंगू ने, मच्छर ने काट दिया तो ज़िंदगी के लाले पड़ जाएंगे, नौजवान तो जेल भी लेंगे। जी धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए हरीश रावत जी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि तमाम विषयों पर हमसे बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग।